Hello everyone, this is Akash Sukla. Welcome to my YouTube channel EduHub #LearnPlex. Today I am going to introduce about physics and I will explain you some general topics related to your chapter motion. So let's start our session. फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है और साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम सेल, टिश्यू एंड रिलेटेड टू योर बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स होता है, फिज़िक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िक्स जो है वो फ्यूजिस नामक वर्ड से डिराइव किया गया है और फ्यूजिस का मतलब ही नेचर होता है। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना का मतलब नेचुरल डिजास्टर से नहीं होता। नेचुरल डिजास्टर में फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जैसे कोई एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, या आप कार ड्राइविंग करते हैं, बाइक ड्राइविंग करते हैं, ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू योर नेचुरल फिनोमेना। तो अगर हम नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं तो उसको एक ब्रांच में पढ़ा जाता है और उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? उन सभी चीज़ों को जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई? दैट कैन बी मेजर्ड इजिली, ऑल द क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन चीज़ों को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ चॉक। अगर ये आपकी चॉक है तो इसकी जो लेंथ होगी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये चॉक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप की होती हैं, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। स्केलर भी फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटी है, बट दे बोथ हैव अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज़ को हम मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं और वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की नेसेसिटी होती है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। स्केलर, it can be described by magnitude only. Vector, it is described by magnitude as well as direction both. स्केलर को केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है और वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका एग्जांपल, स्केलर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। स्केलर के लिए सपोज दैट मैंने बोला इस चौक की सपोज करिए लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर मैंने कह दिया तो मुझे ये पता लगा कि ये 5 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट। मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी, सिर्फ मैंने 5 सेंटीमीटर कह दिया। इसका मतलब वो 5 ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो 5 ही इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर का एग्जाम्पल क्या हुआ? स्केलर का एग्जाम्पल हुआ आपका लेंथ। और स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए ए, बी। ये सारी क्वांटिटीज स्केलर को डिग्निफाई करेंगी। लेकिन वेक्टर की बात करते हैं, इट इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। मतलब ऐसी चीजें जिनमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता हो और डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, तो वो क्वांटिटीज किसके अंतर्गत आती हैं? वेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो वेक्टर का एग्जाम्पल सपोज करिए फोर्स। अब फोर्स वेक्टर कैसे हुआ? सपोज करो आपको एक दरवाज़ा ओपन करना है। अगर दरवाज़ा आपको ओपन करना है तो सपोज करिए 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। 10 न्यूटन का फोर्स अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा तो क्या वो दरवाज़ा ओपन होगा? इसका मतलब दरवाज़ा ओपन करने के लिए आपको सही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। यानी वहाँ पे आपको फोर्स 10 न्यूटन का मतलब ये हुआ 10 न्यूटन आपने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया और आपने डायरेक्शन भी चेक किया कि क्या दरवाज़ा ओपन करने के लिए आपका डायरेक्शन सही है कि गलत। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में दरवाज़ा ओपन खोला होता तो क्या वो दरवाज़ा ओपन होता? नहीं होता।
इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स किसका एग्जाम्पल होगा, वेक्टर का। फोर्स कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेक्टर होती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, स्केलर। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए या बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको एक एरो लगाना पड़ेगा और वो एरो जो होगा, यहाँ पे वो एरो नहीं है, यहाँ पे वो एरो है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था, इस एरो का मतलब डायरेक्शन से है। अगर किसी भी नंबर के या किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो का सिंबल है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को। अगर बाय द वे ये आपका एरो नहीं है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स कम टू आवर टॉपिक मोशन। क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है वो मोशन से रिलेटेड है। मोशन क्या होता है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं। एक पॉइंट है पोजीशन के रिस्पेक्ट में और दूसरा पॉइंट होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। पहले पोजीशन के रिस्पेक्ट में मोशन की जो प्रॉपर डिफिनेशन हुई वो ये हुआ, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम बदलने के साथ अगर अपनी पोजीशन को भी बदलता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। तो मोशन की डेफिनेशन क्या हुई, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी की पोजीशन में लगातार चेंजिंग हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम तो कभी नहीं रुकता। अभी आप सपोज करिए लालगंज में कुछ देर बाद प्रतापगढ़ पहुंच गए, उसके बाद लखनऊ पहुंच गए, इसका मतलब आपकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही थी। इसका मतलब आप किस में थे, मोशन में थे, और टाइम के साथ चेंज हो रही थी, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बात ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब ये हुआ, सपोज करिए एक रोड है और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार जा रही है, उस कार में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब सपोज करिए कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है, 80 किलोमीटर पर आवर की है। अब ये जो व्यक्ति है ये ऑब्जर्वर है। अगर इस व्यक्ति की बात की जाए, इस पर्सन की बात की जाए, तो इस पर्सन को ये कार मूविंग कंडीशन में लगेगा। इट मीन्स दैट इसको ये लगा कि कार मोशन में है, बट यहाँ पे जो आपस में 2 पर्सन बैठे होंगे, ये वाला पर्सन जब इसको देखेगा और ये वाला पर्सन जब इसको देखेगा तो वो एक दूसरे को रेस्ट पे दिखाई देंगे। इसका मतलब यहाँ से तो ये मोशन में थे, लेकिन वहाँ पे वो दोनों जब एक दूसरे को देखे तो इसका मतलब वो दोनों किस पे थे, रेस्ट पे थे। तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के रेस्ट कंडीशन पे थे, रेस्ट कंडीशन पे थे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर से भी मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। और हाँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले, टाइम तो नहीं रुकेगा, लेकिन सपोज करिए उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना आए, तो वो ऑब्जेक्ट किससे कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। इसका मतलब अगर टाइम बदले, पोजीशन ना बदले, तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। लेकिन अगर टाइम भी बदले और उसकी पोजीशन में भी चेंजिंग आए, तो वो ऑब्जेक्ट किसके अंतर्गत आता है, मोशन के अंतर्गत आता है। मोशन आपकी 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। मोशन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल हो सकता है। 1 डायमेंशनल कैसे होता है, सपोज करिए अगर आप सीधे रोड पे चले जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हमें सिर्फ एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट हुई, तो उस टाइप का मोशन किसके अंतर्गत आता है, 1 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आता है। ऐसे मोशन जिनमें हमें एक्स एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट हो, वाई एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो मोशन 2 डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल इसका, सपोज करिए आप यहाँ पे हैं और आपने एक बॉल को थ्रो किया। अगर आपने बॉल को थ्रो किया, इसका मतलब वो बॉल प्रोजेक्टाइल में था, उसने एक लूप कवर किया, तो उसके लिए आपने एक्स एक्सिस को भी रिक्वायर्ड किया और वाई एक्सिस को भी रिक्वायर्ड किया। इसका मतलब 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या हुआ, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल किस मोशन में आता है, वो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। 3 डायमेंशन, इसका मतलब एक्स एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट हो, वाई की भी और जेड की भी हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल बटरफ्लाई का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तितलियों का उड़ना, ये सारी कंडीशन किसके अंतर्गत आते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं।
पोजीशन को दो तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तरीका होता है डिस्टेंस का और एक तरीका होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है उसकी जो यूनिट होती है मीटर या किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी एसआई यूनिट, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल जितने भी होंगे सारे क्वेश्चंस में आप डिस्टेंस को किस में कवर कर लीजिएगा? मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में कवर कर लीजिएगा? मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब इसके पहले मैंने आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताया था। इसका मतलब डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्टेंस का एक एग्जांपल, सपोज करिए आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर आप बी पे गए, फिर बी से वापस आप कहाँ पे आ गए? सी पे आ गए। यहाँ ए से बी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर, बी से सी की डिस्टेंस 4 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा गया तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बताएंगे 3 + 4 7। इसका मतलब आपने 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई? द एक्चुअल पाथ यू आर कवरिंग। जो आपने एक्चुअल पाथ को कवर किया वो आपका डिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सपोज करिए आप ए से बी पे गए थे, बी से सी पे आए थे, तो ए से बी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और बी से सी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ए से बी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और बी से सी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। इसका मतलब ये हुआ, आप ये नहीं कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी 3 + 4 7, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इनिशियल का मतलब जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं, और फाइनल का मतलब जहाँ तक आप जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? ए से, और आप कहाँ पे गए थे? सी पे। इसका मतलब ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी ए सी की डिस्टेंस आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया? 25। √25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। तो ए सी की डिस्टेंस क्या आ गई? 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5। और डिस्टेंस कितना आ गया? 7। डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5। दोनों में एक डिफरेंस था। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। 3 एग्जाम्पल्स आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, a person is traveling from A goes to the point B। एक व्यक्ति है ए से बी तक जाता है ऐसे घूमते हुए। क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने भी देखा कि डिस्टेंस की जो बात की थी तो मैंने बोला था एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ? पहले वो यहाँ से गया, फिर यहाँ पे मुड़ा, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60। उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया? इसको हमने एडअप किया, तो एडअप करने पे कितना आया था? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया वो कितना आया? 60 आया। अब बात की जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बोला था कि इनिशियल और फाइनल, तो ये ए इसका क्या होगा? इनिशियल, और इसका जो बी पॉइंट होगा वो क्या होगा? फाइनल। तो इनको हम एड अप करते हैं। तो ऐड करने के लिए इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया।
अब इसको ऐड करिए 5, 10, 15, 20, 25। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ गया आपका 25। आपने देखा दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि डिस्टेंस कितना आया 60 आया और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 25 आया। तो डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका कम। नेक्स्ट, अब बात की जाती है अगर कोई पर्सन एक सर्कुलर लूप में ट्रैवलिंग करता है, अगर वो ट्रैवलिंग किया और पूरा एक आपका राउंड कवर किया और राउंड कवर करने के बाद फिर से वहीं पे आ गया जहाँ से उसने क्या किया था, स्टार्टिंग किया था। हाँ, और यहाँ पे ध्यान दिया करिए, जब क्वेश्चन में सर्कल ऐड हो तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस उसका सर्कमफ्रेंस होता है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। अगर उसने एक राउंड कंप्लीट किया इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, रेडियस की, और रेडियस कितना दिया गया आपका 2 किलोमीटर। इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2π, और r की जगह क्या रखोगे आप लोग 2, 2 जा कितना आ गया 4, डिस्टेंस कितना आ गया 4π। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो ए पे स्टार्ट हुआ था और ए पे ही आके वो रुक गया तो उसका इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है इसका मतलब वो रेस्ट पे था अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज हुआ, इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है सेम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया उसका 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया उसका 0। लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चन में कहता कि वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसके बाद आधे रेवोल्यूशन पे वो आके रुक जाता है, यानी 1.5 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तब देखते हैं। क्योंकि वो एक राउंड करेगा तो फिर वहीं पे आएगा, और दोबारा जब वो राउंड करना स्टार्ट किया तो उसने पूरा कवर अप नहीं किया, वो आगे हाफ पे रुक गया, और हाफ इसका क्या मान लेते हैं बी। अगर हाफ बी है तो इसका मतलब अब वो ए से बी पे पहुंच गया, इसका मतलब ए बी की जो डिस्टेंस होगी तो ए बी, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, अगर ये रेडियस है तो 2 और 2 मिला लो कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो ए बी क्या आ गया आपका 4 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 4 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाती तब, तो डिस्टेंस के लिए 1.5 हाफ का मतलब ये हुआ 1 होल नंबर 1/2। 2 यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ गया 3/2। एक बार का सर्कमफ्रेंस 2π आ रहा है, अब वो रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है 1 होल नंबर 1/2 यानी 3/2। तो हम क्या करेंगे इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का एग्जांपल जो होगा, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, कोई व्यक्ति है वो ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है और डी से ए पे आता है, और अगर वो ऐसा कवर करता है तो बताइए वो कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करता है। तो डिस्टेंस का मतलब अगर किसी भी स्क्वायर रेक्टेंगल की बात की जाए तो जो अगर वो पूरा कंप्लीट राउंड करता है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो पेरीमीटर क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे 4 4 4 8 8 4 12 12 4 कितना आ गया 16। तो डिस्टेंस कितना आ गया 16। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तब तो वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया, डी से ए पे आया। इसका मतलब वो इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है उसका सेम। अगर इनिशियल फाइनल दोनों सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। लेकिन क्वेश्चन में ये होता कि वो ए से बी पे गया, बी से सी पे आया और सी से जाके वो रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं आता, तब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस मैं आपको बता दूंगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या करेंगे ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस आ गया आपका 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और आगे के जो वीडियोज़ होंगे वो आपके अपकमिंग वीडियो में बताए जाएंगे, जिसमें आपका वेलोसिटी और पूरे चैप्टर का एक कवर अप होगा।